नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आपको पता है कि पीजीटी पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर का है ये सेक्शन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अभी आप देख रहे हैं कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, हर एक एंगल से क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कोई डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है। आप अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 अगर आपका अच्छा है और पेपर 2 में नंबर क्लैश हो जाते हैं तो पेपर 1 के ही नंबर देखे जाएंगे और पेपर 1 में पास होना भी ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रपोज्ड होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएनएफसीसी इन विच ईयर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो किस वर्ष यूएनएफसीसी की पार्टियों के सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। इंडिया ने जो है ये प्रस्ताव रखा है कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है उसको हम होस्ट करेंगे, ये इंडिया कह रहा है। परंतु इंडिया कौन से ईयर में होस्ट करने की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ये पूछते हैं। तो इंडिया कह रहा है कि हम 2028 में जो है वो इसको होस्ट कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर की ये कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये होगी कॉप तो लगता ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये जो है वो 33 एडिशन जो है वो इसकी होगी, 33rd एडिशन जो है वो इसकी होगी, 2028 में होगी। इंडिया इसको होस्ट करने की जो है वो बात कह रहा है। और इससे पहले कि इंडिया ने कभी होस्ट की है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये मीटिंग, तो इंडिया ने जो है प्रीवियसली होस्ट की है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की समिट। इंडिया ने 2002 में जो था वो होस्ट की थी। अब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई कहाँ पर, दुबई में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट कौन थे इसके, प्रेसिडेंट थे इसके सुल्तान अहमद अल जबेर, ये इसके जो था वो प्रेसिडेंट बनाए गए। अभी ये क्वेश्चन अब बहुत कॉमन हो चुके हैं, सोशल मीडिया में सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, परंतु इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रीवियसली इंडिया ने कब होस्ट किया था समिट को। तो इंडिया ने 2002 में जो था वो इस समिट को होस्ट किया था, ये भी ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया। यहाँ पर यूएनएफसीसी दिया गया है, तो यूएनएफसीसी का पूरा नाम भी ध्यान रखना है। यूएनएफसीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है वो यूएनएफसीसी का जो है वो पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि इंडियन नेवी का जो डे मनाया जाता है वो जो है वो कब मनाया जाता है। देखो इंडियन नेवी डे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी चर्चा में है। ये डे जो है वो मनाया जाता है दिसंबर महीने में। दिसंबर की कौन सी तारीख को जो है ये डे मनाया जाता है, तो दिसंबर 4। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेवी जो है वो अपना डे मनाती है दिसंबर 4 को, जो है ये डे जो है वो मनाया जाता है। अब इस दिन एक हम एक्सरसाइज भी आगे चलकर पढ़ेंगे यहीं से रिलेटेड, परंतु यहाँ से क्या आप और भी बातें जो हैं वो ध्यान रख सकते हैं इंडियन नेवी डे से रिलेटेड। तो यहाँ से देखो एक बात ये ध्यान रखी जा सकती है कि इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है आर हरि कुमार। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। आर हरि कुमार जो है वो क्या है, चीफ हैं इसके इंडियन नेवी के। चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आर हरि कुमार जो है वो चीफ हैं और ये जो है इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर को जो है वो एड्स डे मनाया जाता है। एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एड्स की फुल फॉर्म है। ये डे जो है वो मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, एड्स डे की। तो एड्स डे की थीम रखी गई थी लेट कम्युनिटीज़ लीड, ये इसकी थीम रखी गई थी। लेट कम्युनिटीज़ लीड जो है वो करके इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। ये आपने इसकी थीम भी जो है वो ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ से देखो एड्स डे जो है वो जान लिया, हमने इंडियन नेवी डे जान लिया, और भी इंपॉर्टेंट डेज आएंगे तो वो भी हम जानेंगे आने वाले एडिशंस में। अगला क्वेश्चन देखो यहीं से बनता है। बोलते हैं एक्सरसाइज मिलन इज अ बायएनुअल एक्सरसाइज होस्टेड बाय। तो देखिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज, ये जो मिलन एक्सरसाइज है ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, 2 वर्ष में एक बार होती है। नेवी की एक्सरसाइज है, इसकी मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो इंडियन नेवी जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी देखो नेक्स्ट एडिशन जो है वो इसकी होने वाली है 2024 में, और 2024 में फरवरी महीने में जो है उसकी एडिशन होने वाली है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि लगभग कितनी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, तो ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 50 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज में आकर। तो लगभग इंडियन नेवी इसको होस्ट करेगा। 50 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो क्या करेंगी, यहाँ पर आकर जो है पार्टिसिपेट करेंगी। और इससे पहले अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, तो ये तो मिलन एक्सरसाइज होगी 2024 में। एक तो इससे पहले जब एक्सरसाइज हुई थी ना, तो इसमें जो है
40 कंट्रीज़ ने जो है वो होस्ट किया था, 40 कंट्रीज़ ने यहाँ पर होस्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेड कितनी कंट्रीज़ हैं। अभी फरवरी तक और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब तक एक्सरसाइज नहीं होती। अब ये एक्सरसाइज मिलन जो था ये बाई एनुअल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, परंतु स्टार्ट कब हुई थी, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1995 में जो था वो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। 1995 में ये एक्सरसाइज जो था वो स्टार्ट हुई थी। और ये सारा आपने जान लिया, बाई एनुअल है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये भी क्वेश्चन बनता है IORM। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो बोलते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना जो था वो कब की गई थी? तो इस तरह से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई। साथ में ही यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखें कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। एग्जैक्टली जो है वो इसका हेडक्वार्टर इवेने में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इवेने मॉरिशस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखें कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और साथ में ही ध्यान रखना है कि इसके 23 मेंबर जो हैं वो है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, ओमान, सेचेल्स, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, यमन, ये सारे जो हैं वो इसके क्या हैं, इसकी ये सारे जो हैं वो इसके मेंबर हैं। 23 इसके जो हैं वो मेंबर हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट टाइम में हैं वो हैं सलमान अल फैरिसी। सलमान अल फैरिसी जो हैं वो इसके क्या हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल है। अगर हम चेयर की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में इसकी जो चेयरमैन है वो कौन सी कंट्री है? श्रीलंका इसकी चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन जो है वो इंडिया इसका है, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, ये सारा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड आर एग्रीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। तो ये UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स हुई है उसमें बात कर रहे हैं कि ये लॉस एंड डैमेज फंड जो बना था ना, ये कौन से ईयर में जो था वो बना था। देखो लॉस एंड डैमेज फंड की अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो था ये बना था, तो लॉस एंड डैमेज फंड जो था ये इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है ना COP28, इसमें नहीं बना था। इससे पहले का जो एडिशन था COP27 में ना, इसमें जो था इसको कहा गया था कि इस तरह का जो है हम बनाएंगे। अनाउंसमेंट यहाँ पर हो गई थी COP27 में। अब COP28 में ये क्यों चर्चा में आया? COP28 में ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड बना है ना, इसके ऊपर सहमति बन गई अब कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना, इसमें कंट्रीज जो है वो कंपनसेट करेंगी। कौन सी कंट्री किस तरह से कंट्रीब्यूट यहाँ पर करेगी ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो UAE प्रेजेंट टाइम में होस्ट कर रहा है COP28 को, तो UAE ने कहा है कि हम $100 मिलियन जो है वो यहाँ पर देंगे। और जर्मनी ने भी कहा है कि हम $100 मिलियन जो है वो यहाँ पर देंगे। US जो बहुत रिच खुद को बनता है उसने सिर्फ और सिर्फ $17 मिलियन की बात करी है। और US के अलावा UK की अगर हम बात करें ना, UK ने कहा कि हम $50 मिलियन जो है वो यहाँ पर दे देंगे। जापान ने $10 मिलियन की बात की है कि हम इसे ये जो L&D फंड है इसको L&D भी कहा गया, इस तरह से L&D भी कहा गया, लॉस एंड डैमेज फंड भी इसको कहा गया L&D करके ये कर दिया जाएगा। और इसको जो है वो इसका जो इंटरिम होस्ट होगा ना L&D का, लॉस एंड डैमेज फंड का, वो वर्ल्ड बैंक जो है वो होगा। ये भी ध्यान रखें, वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका इंटरिम होस्ट जो है वो होगा। और इंटरिम होस्ट होगा फंड का फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर के लिए जो है वो इसका इंटरिम होस्ट जो है वो होगा, ये ध्यान रखें। बेसिकली जो मेन एजेंडा यहाँ पर बात किया जाता है ना कि क्या किया जाएगा, किस तरह से तो सारी कंट्रीज़ ये कहती हैं कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाएंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है वो नीचे रहे। ये कदम उठाने की जो है वो कंट्रीज़ बात कहती है। फिर अलग अलग कदम जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ उठाती हैं। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो ये भी उसकी तरफ ही एक कदम है कि कहीं पर लॉस होता है तो लॉस कोई डैमेज हो जाता है एनवायरनमेंट चेंज के, क्लाइमेट चेंज के कारण, तो जो है वो इस तरह से है। अब देखो मैक्सिमम कंट्रीज ने जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंसर्न दिखाया, तो हिमाचल की भी कहीं ना कहीं पर बात हुई कि इस तरह से क्लाइमेटिक जो है वो यहाँ पर डिजास्टर आए हैं, तो वो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज का ही एक प्रभाव है। और COP27 की हमने बात की, जब ये COP27 में एग्रीड किया गया था तो उस टाइम जो था ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट के शर्म एल शेख में जो था वो इसकी बैठक जो था वो हुई थी, शर्म एल शेख में जो था वो इसकी बैठक हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान रिसीव्ड ग्लोबल अटेंशन ऑन एट द COP28। तो बोलते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसको जो है वो एफॉरेस्टेशन का ये प्रोजेक्ट है, जिसको COP28 में जो है वैश्विक ध्यान जिसने आकर्षित किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि COP28 का जो एक शोकेस लगाया गया था एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव का क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए, वो था बिहार का। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिहार के डेलीगेट्स यहाँ पर गए थे जिन्होंने इस तरह से लगाया था, और यहाँ पर ना इसने सभी का ध्यान जो है वो आकर्षित किया। अब देखो बिहार का ये है जिसमें जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है, जैसे कि एक जीविका प्रोग्राम चलाया गया है यहाँ पर, उसको जो है वो हाईलाइट किया गया है। इसमें हरियाली मिशन की बात की गई, जल जीवन हरियाली मिशन की बात की गई, इसमें एग्रीकल्चर रोड मैप की बात की गई, ग्रीन बजट जो अनाउंस किया गया है बनाने की बात कही गई है, वो सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर की गई। अब देखो बिहार में भी क्या कोई चेंजेस इसके बाद आए हैं इस तरह का मिशन चलने के बाद। बिहार में जब बिहार का ये इस तरह का इनिशिएटिव COP28 यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट में जाकर जो है वो दिखाया जाता है, तो बिहार में भी तो डेफिनेटली चेंजेस आए ही होंगे। बिहार में ना ग्रीन कवर जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है इन प्रोजेक्ट को चलने के बाद। ग्रीन कवर किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, 2019 में अगर हम यहाँ का ग्रीन कवर देखते तो 9.9% था, परंतु 2021 आते आते ना ये बढ़कर जो था वो 14.75% जो है वो हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और टोटल जो है वो 381.008 मिलियन प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर की गई है जब से हरियाली मिशन जो है वो चलाया गया है। हरियाली मिशन 2012-13 में जो था वो लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखें कि कब लॉन्च किया गया था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि किस तरह से जो है वो बिहार का नाम यहाँ पर आया और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जीविका मिशन हमने पढ़ लिया, बिहार का हरियाली मिशन पढ़ लिया, जल जीवन हरियाली मिशन हमने पढ़ लिया, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। COP28 में जब बिहार का नाम गया तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023। तो जब 2023 में भी यहाँ पर जो है वो जब अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2023 में भी जब GST कलेक्शन हुआ था तब भी हमने बात की थी। अभी इस बार फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो नवंबर में जो है वो 1.68 लाख करोड़, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। GST रेवेन्यू जो इंडिया का राइज हुआ है और कलेक्ट किया गया है वो किया गया है 1.68 लाख करोड़। ये आपने ज़रूर यहाँ का डाटा जो है वो ध्यान रखना है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले के इनिशिएटिव्स के इससे पहले की कलेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। अक्टूबर की इंपॉर्टेंट है कलेक्शन, क्योंकि अक्टूबर में इससे भी ज़्यादा जो था वो हुई थी। अक्टूबर में 1.72 लाख करोड़ जो था ये हुई थी। तो अक्टूबर 2023 की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये ज़्यादा है। यहाँ से GST के बारे में पता होना चाहिए। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST जो था वो कब जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। देखो GST जो है वो जुलाई 1, 2017 को जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था और इसमें स्लैब्स बनाई गई हैं टैक्स की। तो 5%, 12%, 18% और 28% जो है ये इसकी टैक्स की स्लैब्स हैं। कई बार टैक्स की स्लैब्स भी जो है एग्जाम में पूछी गई हैं। 5 हो गया, 12 हो गया, 12 के अलावा 18 हो गया, 18 के अलावा 28 हो गया। ये स्लैब्स जो है वो टैक्स की यहाँ पर है। तो एक क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि व्हेन वाज GST इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो GST इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में जुलाई के महीने में, जुलाई 1 और 2017 जो है वो है। कई बार पूछ लिया जाता है कि GST डे जो है वो कब मनाया जाता है। GST डे कब मनाया जाता है, तो जुलाई 1 को ये हुआ तो 1 जुलाई को ही जो है वो GST डे फिर मनाया जाएगा। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 की, इसके तहत जो था वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जो था वो इंडिया में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपने ध्यान रखना था यहाँ से। तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ज़रूरी है। HSS एग्जाम में ये अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन बना है। तो अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए GST के बारे में। जो चीज़ें पहले कवर नहीं हुई हैं आज होपफुली कवर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच क्लासिक डांस फॉर्म इन इंडिया ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम रास लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बोलते हैं कि इंडिया में बोलते हैं कि अब भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है ना, जो भगवान कृष्ण की रासलीला से प्रेरणा जिनको मिलती है, तो वो भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और मोहिनी अट्टम भी है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों हैं। अब देखो कुछ ऐसे डांस जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जो है वो प्रेरित हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है।
कुचिपुड़ी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और मोहिनी अट्टम की बात करें कि मोहिनी अट्टम कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये केरल में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला थी वहाँ से जो है वो प्रेरित है। अगर हम बात करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण का इन्फ्लुएंस और कौन कौन से डांसेस में देखने को मिलता है, तो जैसे कि यहाँ पर ओडिसी भी है, एक ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। कथकली जो कि केरला में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उसमें भी जो है देखने को मिलता है। तो भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, कथकली केरला का हो गया, मोहिनी अट्टम केरला का हो गया। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के डांसेस हो गए, चाहे वो अदर स्टेट के डांसेस हो गए, वो सारे आपको टिप्स पर होने चाहिए। PGT में अगर इस तरह का क्वेश्चन गलत हो गया तो मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हाथ से जा रही है। PGT के लिए ना आप कोई भी मौका छोड़ना मत, कैसे भी करवे, दिन रात जो है वो एक कर दो, कोई भी जो है मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से जी जान लगा दो, बाकी तो बात की बातें हैं। 3-4 साल ना आपको दुख ना हो इस बात का जब तक अगली PGT की पोस्टें नहीं आ जाती कि आपने तैयारी नहीं की थी। इतनी तैयारी जो है उस PGT के लिए करो। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये भी PYQ है। बोलते हैं टू होम फतेह बुर्ज इन छप्पर चिरी इन पंजाब डेडिकेटेड। तो बोलते हैं छप्पर चिरी जो पंजाब का है वहाँ पर फतेह बुर्ज जो है वो किसका है, किसको जो है ये डेडिकेटेड है, एक तरह से किसको जो है ये समर्पित है, एक तरह से ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, PGT का ही। तो ये किसको जो है वो समर्पित है, ये बंदा बहादुर को जो है वो समर्पित है। ऑप्शन C जो है वो सही आंसर हो जाएगा, बंदा बहादुर को समर्पित है। अब देखो बंदा बहादुर जी को समर्पित है तो लगभग 2011 के करीब ना इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, उस टाइम जो है बन गया था, फिर चर्चा में भी आया, उसके बाद क्वेश्चन भी इसके ऊपर बने, और अभी भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं छप्पर चिरी के बारे में, कहाँ प्रसिद्ध हैं, किसको समर्पित हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको टिप्स पर होने चाहिए। एक और बात यहाँ से ये भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदा बहादुर जो सिख लीडर थे, गुरु गोविंद सिंह जी का देहांत हो गया था, जब गुरु गोविंद सिंह जी को जो था वो असैसिनेट कर दिया गया था, उसके बाद जो है वो बंदा बहादुर ने कमान जो था वो अपने हाथों में ली थी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको जो है वो किसके द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था, इनको किसके द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। तो इनको एग्जीक्यूट किया गया था मुगलों के द्वारा, परंतु मुगलों में वो कौन थे, वो थे फारूक सियार। फारूक सियार का नाम आपने ध्यान रखना है कि फारूक सियार के द्वारा जो था वो इनको एग्जीक्यूट किया गया था बंदा बहादुर जी को, ये ध्यान रखना है। और तो गुरु गोविंद सिंह जी जब खुद होते थे तो उन्होंने बंदा बहादुर को जो था वो पंजाब भी भेजा था, ताकि जो खालसा के दुश्मन है ना, खालसा का जो विरोध करते हैं, उन एनिमीज को जो है वो क्रश किया जा सके, इसलिए जो है वो बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है वो भेजा गया था। और ये जो फारूक सियार का हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारूक सियार को ध्यान रखना कि इसने जो था वो एग्जीक्यूट किया था बंदा बहादुर जी को। आगे बोलते हैं, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं ब्रेली सिस्टम इज अ टेक्निक दैट एनेबल द। तो बोलते हैं कि ब्रेल जो है एक प्रणाली है, ब्रेल प्रणाली जो है वो किसके साथ जो है वो डील करती है। तो ब्रेल प्रणाली जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये सिस्टम जो है वो किसके साथ डील करता है, ये सिस्टम डील करता है जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं उनकी पढ़ने में जो है वो हेल्प करता है, विजुअली चैलेंज्ड टू रीड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्रेल सिस्टम जो है ना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज जो था वो की गई थी लुइस ब्रेल के द्वारा। लुइस ब्रेल का नाम ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो इसकी खोज की थी, परंतु खोज तो कर दी, परंतु खोज की कब थी, 1824 में जो था वो इसकी खोज जो था वो इनके द्वारा की गई थी। अब 1824 में इसकी खोज भी कर दी गई, विजुअली चैलेंज्ड पीपल जो है वो उनकी हेल्प हो सके इसलिए इसकी खोज की गई। ब्रेल डे भी मनाया जाता है, ब्रेल डे कब मनाया जाता है वो भी पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है ब्रेल डे। तो ब्रेल डे जो है वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे इसको कहते हैं। ये जो है वो 4 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है, 4 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है ब्रेल डे। तो ये आप ध्यान रखें। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है ना, उसके द्वारा इसको एस्टेब्लाइज किया गया था कि वर्ल्ड ब्रेली डे जो है वो मनाया जाएगा, और दिसंबर 2018 में जो था ये अनाउंस किया गया था कि ये जो है वो मनाया जाएगा। मनाने की बात कही गई क्योंकि लुइस ब्रेल का जो है वो जन्म जो था वो इस दिन हुआ था, और 1809 में जो था वो इनका जो था वो जन्म हुआ था, 1809 में जन्म हुआ था, और फ्रांस में जो था वो जन्म हुआ था लुइस ब्रेल का। तो यहाँ से ये सारी जानकारी अब आपको ध्यान रहनी चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में, ब्रेल सिस्टम क्या है।
आगे देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है पुस्तक कौन सा शब्द है। देखो पुस्तक तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। पुस्तक जो है ये तत्सम शब्द में आता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तत्सम शब्द जो है वो है पुस्तक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें ना तो 20-20 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी, तो 40 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो इसके टोटल आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी तैयार करें। आगे बोलते हैं आग कौन सा शब्द है। तो आग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ये तद्भव शब्द में जो है वो आता है, तद्भव शब्द है आग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द है, सही बात है। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं सी डैश टू लर्न बेसिक जर्मन एज सी विल बी डैश फॉर जर्मनी नेक्स्ट ईयर। तो बोलते हैं कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको करने हैं फिल। तो सी वॉन्ट्स टू लर्न बेसिक जर्मन एज सी विल बी लीविंग फॉर नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने तक चली जाएगी, तो वो जर्मन जो है वो सीखना चाहती है, जर्मनी जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। सी वॉन्ट्स होगा और लिविंग जो है वो साथ में होगा। तो इसको ध्यान रखें। फिल इन द ब्लैंक आपका ग्रामर भी थोड़ा सा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एलाइड के मेंस की बात करें ना तो वहाँ पर भी ग्रामर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ पर तो थोड़ा हार्ड लेवल इसका होता है। और साथ में आपने ध्यान रखना कि एलाइड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें ईमेल कर देना, आपको तब भी वो मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राम हैड डैश पेन इन हिज स्टमक। तो बोलते हैं राम हैड होगा यहाँ पर डी, सीवियर पेन इन हिज स्टमक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सीवियर इसका सही आंसर हो गया कि राम के पेट में हल्की दर्द है, या फिर उसके पेट में जो है वो तेजी की दर्द लगी हुई है, तीव्र गंभीर दर्द जो है उसके पेट में लगी हुई है एक। तो सीवियर इस तरह से जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। लास्ट एडिशन में क्वेश्चन डिस्कस किया था, रिसेंटली हु वॉन बुकर प्राइज फॉर हिज नोबल प्रोफेट सॉन्ग। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसे अपने उपन्यासकार पैगंबर सॉन्ग के लिए जो है बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज 2023 की हम बात कर रहे हैं, जो 2023 में जो है वो दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बुकर प्राइज का। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मैंने लास्ट एडिशन में डिटेल से इसके बारे में बताया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा था लास्ट एडिशन का ये। तो लास्ट एडिशन अगर आपने देखी है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको PDF हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।